वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उलझन भरी स्थिति की गहराई में जाएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहस में गए तो सही बात लेकर थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में आप खुद ही माफी मांग रहे हैं। हाँ, और आप सोच रहे होते कि ये हुआ क्या। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे पूरी बातचीत की जमीन ही पैरों के नीचे से खिसक गई हो, और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे। आज हम इसी भावनात्मक जाल के पीछे की साइकोलॉजी, इसकी असली वजह को समझेंगे। बिल्कुल। और हमारे स्रोत इस पैटर्न को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम बहस नहीं है, मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है। अच्छा। इसे अक्सर डार्वो कहा जाता है। एक ऐसा जाल जिसमें सामने वाला अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ देता है, और आखिर में जो सही था वो दोषी बन जाता है, और गलती करने वाला बेचारा। चलिए इस जाल को रोहन और निशा की कहानी से परत दर परत खोलते हैं। हमारे किरदारों को समझना जरूरी है। रोहन वो एक सुलझा हुआ तार्किक इंसान है जिसे टकराव पसंद नहीं, वो शांति चाहता है। हाँ, और वहीं निशा थोड़ी अस्त व्यस्त है और जिम्मेदारी लेने को एक निजी हमले के तौर पर देखती है। ये डायनामिक बहुत अहम है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि मैनिपुलेशन वहीं सबसे अच्छा काम करता है जहां एक व्यक्ति शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी सादी गलती से। रोहन और निशा को अपनी सालगिरह के ट्रिप पर जाना है। रोहन अपने लैपटॉप पर बैठा है और उसे पता चलता है कि टिकट बुक ही नहीं हुए। हाँ, और ये जिम्मेदारी निशा की थी। अब तक टिकट की कीमत 20,000 रुपए बढ़ चुकी है। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। किसी भी भावनात्मक हेरफेर की शुरू होने से पहले एक ठोस सच होता है, एक तथ्य। बिल्कुल। यहाँ सच क्या है? एक गलती हुई, निशा से हुई, और उसका एक नतीजा है 20,000 रुपए का नुकसान। ये कोई भावना नहीं है, ये एक फैक्ट है। सही बात है। और रोहन की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है। वो निराश है। वो निशा से कहता है, निशा मैंने तुम्हें 3 बार याद दिलाया था, अब शायद हमें ट्रिप ही कैंसिल करनी पड़े। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं पर झुंझलाहट साफ है। और वो झुंझलाहट चाहे कितनी भी जायज हो, चालाक मैनिपुलेटर के लिए एक हुक की तरह होती है। वो इसी पल का इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रोहन को जवाब में सॉरी नहीं मिलता या अरे हाँ मुझसे गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, इसके बजाय निशा का चेहरा बदल जाता है। वो अपना फोन नीचे रखती है और रोहन पर पलटकर वार करती है, तो मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? और इसे ही हमारे स्रोत द शिफ्ट कहते हैं, मतलब बदलाव। एक सेकंड में बातचीत टिकटों के बारे में नहीं रही, अब ये रोहन के लहजे के बारे में हो गई है। मुद्दा पूरी तरह से बदल दिया गया है। रोहन तो हैरान है। वो कहता है, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं बस निराश हूँ, ये बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन निशा को तो बस एक मौका चाहिए था। हाँ, अब वो रुकेगी नहीं। वो बात को आगे बढ़ाती है, तुम हमेशा ऐसा करते हो, मुझे छोटा महसूस कराते हो। मैं हफ्ते में 60 घंटे काम करती हूँ, मैं थकी हुई हूँ, और तुम पैसों को लेकर मुझ पर हमला कर रहे हो। ये तो अविश्वसनीय है। गलती करने वाला अब पीड़ित बन रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक तकनीक इस्तेमाल हो रही है जिसे हम डार्वो कहते हैं। डार्वो एक एक्रोनिम है, DARV। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले D, डिनाई, यानी इनकार करना। उसने सीधे सीधे तो मना नहीं किया। सही पकड़ा। इनकार हमेशा सीधा नहीं होता। यहाँ इनकार गलती की गंभीरता से है। उसने 20,000 के नुकसान को नजरअंदाज करके मुद्दे को अपने थके होने पर और रोहन के लहजे पर ला दिया। तो उसने अपनी गलती की अहमियत से इनकार कर दिया। बिल्कुल। और फिर आता है A, अटैक, हमला करना। ये तो बहुत साफ था, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, तुम हमेशा ऐसा करते हो। हाँ, उसमें सीधे रोहन के किरदार पर हमला कर दिया। अब रोहन अपनी सफाई देने की स्थिति में आ गया। उसे साबित करना है कि वो चिल्ला नहीं रहा था। देखिए जाल कितनी खूबसूरती से बिछाया गया है। टिकट की बात तो अब कोई कर ही नहीं रहा। कोई नहीं कर रहा। और फिर सबसे असरदार दाव, RVO, रिवर्स विक्टिम मैन ऑफेंडर, मतलब शिकारी को शिकार बना देना। हाँ। और ये तब होता है जब निशा रोना शुरू कर देती है, असली भारी आंसू, और कहती है तुम्हें मेरी मेंटल हेल्थ की कोई परवाह नहीं है। ओह। शायद मैं तुम पर एक बोझ हूँ। और बस खेल खत्म। इसी एक पल में पूरी बाजी पलट जाती है। अब वो रोहन के काल्पनिक गुस्से की शिकार बन गई है। और रोहन, जिसने बस एक तथ्यात्मक गलती बताई थी, वो एक बेरहम शिकारी बन गया है। यही है DARVO। ये सुनना ही इतना थका देने वाला है। मैं सोच सकता हूँ उस पर रोहन कैसा महसूस कर रहा होगा।
वो अकेला खड़ा है। एक तरफ लैपटॉप पर 20,000 रुपए का नुकसान दिख रहा है और दूसरी तरफ बेडरूम का बंद दरवाजा जिसके पीछे उसकी रोती हुई गर्लफ्रेंड है। उसका दिमाग कह रहा है ये गलत है, पर दिल कह रहा है उसे तकलीफ हो रही है। और यहीं पर इंसान की सहानुभूति उसके तर्क पर हावी हो जाती है, खासकर रोहन जैसे लोगों की। बिल्कुल, वो खुद पर शक करने लगता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सख्त था। वो पहले से ही तनाव में है, ये तो बस पैसे हैं। रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं। मुझे उस पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था, जबकि सच तो ये है कि वो चिल्लाया ही नहीं था। और इसी सोच के साथ वो समर्पण कर देता है। रोहन बेडरूम का दरवाजा खटखटाता है, कहता है निशा प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज रोना बंद करो। नतीजा, निशा दरवाजा खोलती है, रोहन उसे गले लगाता है, टिकट की बात भुला दी जाती है। और अब रोहन उसी इंसान को तसल्ली दे रहा है जिसने नुकसान किया। ये एक बहुत ही अजीब जीत है निशा के लिए। ये तकनीक इसीलिए इतनी असरदार है। मैनिपुलेटर आपकी सहानुभूति को भागने के रास्ते की तरह इस्तेमाल करता है। सोर्स में बेहतरीन लाइन है, वे भावनाओं का एक ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं कि आप बारिश में खो जाएं और यह भूल जाएं कि छत किसने तोड़ी थी। वाह, और रोहन उस तूफान में पूरी तरह खो गया है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है और यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। उस रात बाद में जब रोहन कार चला रहा होता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे लगता है कि कुछ तो गलत है, पर समझ नहीं आता कि क्या। हाँ, उसे अपनी ही याददाश्त पर शक होने लगता है, जिसे गैसलाइटिंग का असर कहते हैं, जब आपको अपनी ही हकीकत पर शक होने लगे। बिल्कुल। तभी उसे याद आता है कि उसकी कार के डैश कैम में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और उसने सुबह कार में बैठने से पहले उसे चालू छोड़ दिया था। तो सुबह की लड़ाई गलती से रिकॉर्ड हो गई होगी। हाँ, वो पार्किंग में गाड़ी रोकता है और रिकॉर्डिंग प्ले करता है। और यहाँ पर उसे भावनाओं के उस तूफान से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करने का मौका मिलता है। हाँ। रिकॉर्डिंग में रोहन की आवाज शांत है, सदी हुई है, सामान्य वॉल्यूम पर। वो बस कह रहा है, निशा मैंने तुम्हें 3 बार याद दिलाया था। और निशा की आवाज? जवाब में निशा की आवाज चीखती भी सुनाई देती है, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? ये एक बहुत शक्तिशाली पल है। उसे एक वस्तुनिष्ठ सबूत मिल जाता है। जब कोई आपको गैसलाइट कर रहा हो तो आपकी भावनाएं और यादें अविश्वसनीय हो जाती हैं, पर एक रिकॉर्डिंग झूठ नहीं बोलती। और उसे उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। यही है असली वजह, उसने कभी चिल्लाया ही नहीं था। निशा ने दोष से बचने के लिए आक्रामकता का एक भ्रम पैदा किया था। वो बुरा आदमी नहीं था, उसे बलि का बकरा बनाया गया था। ये एहसास उसे गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी ताकत और स्पष्टता देता है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो भावनात्मक हेरफेर करता है, तो रिकॉर्डिंग हो या नोट्स लिखना या किसी दोस्त को बताना, ये आपको वास्तविकता में वापस ला सकता है। ये आपको याद दिलाता है कि जो हुआ वो सच में हुआ था। बिल्कुल। इसके बाद रोहन घर वापस जाता है। इस बार वो तैयार है। वो एक तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसे सोर्स में ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक कहा गया है। ब्रोकन रिकॉर्ड? हाँ। निशा टीवी देख रही है, बिल्कुल खुश, जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। रोहन शांति से उसके पास जाता है और कहता है, निशा हमें टिकट के बारे में बात करने की जरूरत है। और यहाँ पे मैनिपुलेटर फिर से अपना जाल फेंकने की कोशिश करता है, क्योंकि यही एक तरीका है जो उसे आता है। हाँ, निशा तुरंत डिफेंसिव हो जाती है। हे भगवान, क्या हम फिर से शुरू करने वाले हैं? मुझे लगा तो तुमने माफी मांग ली। लेकिन इस बार रोहन जाल में नहीं फंसता। नहीं, वो शांत और सपाट आवाज में जवाब देता है, मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए माफी मांगी थी, गलती के लिए नहीं। बहुत बढ़िया। तुम टिकट बुक करना भूल गई, तुम्हारी वजह से हमें पैसे का नुकसान हुआ। तुम इसे कैसे ठीक करोगी? यह तकनीक इसलिए इतनी शानदार है क्योंकि ये ध्यान भटकाने वाली हर कोशिश को नाकाम कर देती है। पर्सनल अटैक, विक्टिम कार्ड, मौजू बदलना, ये इन सब को दरकिनार कर देती है। एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह जो बार बार एक ही लाइन पर अटक जाता है। हाँ, यह एक बहुत मजबूत सीमा तय करती है कि हम सिर्फ इस मुद्दे पर बात करेंगे और किसी भी और चीज पर नहीं। यह मैनिपुलेटर के सारे हथियार छीन लेता है। और निशा अपने सारे हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो रोहन पर उसके पिता की तरह होने का आरोप लगाती है। क्लासिक पर्सनल अटैक। रोहन शांति से कहता है, हम मेरे पिता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम टिकट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर निशा सिरदर्द का बहाना बनाती है। विक्टिम कार्ड। रोहन कहता है, मैं तुम्हारे सिरदर्द के ठीक होने का इंतजार कर लूंगा, लेकिन बातचीत टिकट पर ही रहेगी। ये दिलचस्प है। जब निशा को एहसास होता है कि उसकी पुरानी तरकीबें काम नहीं कर रही हैं, तो वो उन्हें और ज्यादा जोर से इस्तेमाल करती है। हाँ, वो और ज्यादा नाटकीय हो जाती है। क्या ये एक आम पैटर्न है? बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। सोचिए एक बच्चा जो कैंडी के लिए रोता है और उसे हमेशा कैंडी मिल जाती है।
एक दिन आप उसे कैंडी नहीं देते तो क्या वो रोना बंद कर देगा? नहीं, वो और जोर से रोएगा। और ज्यादा देर तक रोएगा। वो अपने उस व्यवहार को बढ़ा देगा जो पहले काम करता था। लेकिन अगर आप अपनी सीमा पर टिके रहें तो आखिरकार वो व्यवहार बंद हो जाता है। निशा वही कर रही है। और ठीक यही होता है। अंत में निशा को एहसास होता है कि उसके आंसू काम नहीं कर रहे हैं। रोहन का चेहरा पत्थर जैसा है। वो हार मानकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सेविंग से आधे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। और रोहन बस धन्यवाद कहता है। बस धन्यवाद। और ये आखिरी हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। रोहन उसे दिलासा नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि कोई बात नहीं। वो उसे अपनी गलती के एहसास के साथ बैठने देता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब यही है। हाँ, अपनी गलती के नतीजों की असहजता को महसूस करना। जब आप किसी को तुरंत दिलासा दे देते हैं तो आप उनसे वो सीखने का मौका छीन लेते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए मुख्य सबक क्या है? इसे अपनी जिंदगी में कैसे पहचाने? सॉर्स का मुख्य निष्कर्ष यही है, कभी भी एक तथ्य बताने के लिए माफी ना मांगे। वाह। इस कहानी से हमारे लिए 3 जरूरी बातें निकलती हैं। पहली, डार्वो पैटर्न को पहचानना। जैसे ही कोई बातचीत आपकी बताई हुई गलती से आपके लहजे पर आ जाए तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा सबक था सच्चाई की जांच के लिए किसी बाहरी चीज का इस्तेमाल करना। जैसे रोहन के लिए वो डैश कैम था, हमारे लिए वो एक जर्नल हो सकता है या किसी दोस्त से की गई बातचीत। अपनी हकीकत को पकड़ कर रखना। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक है ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक का अभ्यास करना। शांति से, बिना भावनाओं में बहे, बार बार बातचीत को मूल तथ्य पर वापस लाना। ये भावनात्मक हेरफेर के खिलाफ सबसे मजबूत हथियारों में से एक है। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के बारे में नहीं है ना, ये कहीं भी हो सकता है। ऑफिस में, बिल्कुल, ऑफिस में कोई सहकर्मी जो डेडलाइन मिस करने पर आप पर ही आरोप लगा दे कि आपने उसे ठीक से समझाया नहीं था। ये पैटर्न हर जगह है। सही बात है। और इसे पहचानना ही इससे बचने का पहला कदम है। इस चर्चा के बाद असली सवाल ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कहां-कहां होने दे रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी बहस में खुद को माफी मांगता हुआ पाएं तो एक पल रुक कर सोचिएगा कि आप असल में किस बात की माफी मांग रहे हैं। अपने लहजे के लिए या फिर सच बोलने के लिए आपको दोषी महसूस कराया जा रहा है। यही है आज की असली